धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हम लोग इन दिनों में कल्चर पढ़ रहे थे और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे थे। तो अभी तक तो हम इंडियन कल्चर की बात कर रहे थे और आपको होमवर्क दे रहे थे। अब इसको साथ हम लोग थोड़ा हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, खास करके प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में कल्चर लगभग 40% होता है, 40 से 50%। मिडिवल में वो 30 से 40% होता है और मॉडर्न इंडिया में वो 20 से 30% होता है। अगर कल्चर को आप देखें तो एंशिएंट इंडिया में सबसे ज्यादा कल्चर वाला पार्ट होता है, लगभग 50%। फिर वो 40-35 तक आ जाता है और मॉडर्न इंडिया में वो 25-30 तक रह जाता है। बाकी का जो मॉडर्न इंडिया है वो प्योर हिस्ट्री है, जिसको हम कल्चर को अलग नहीं कर सकते। तो कल्चर के साथ जोड़ करके हिस्ट्री को पढ़ना, ये समय बचाएगा आपका, होमवर्क करने का तरीका भी बदल देगा, क्योंकि आप लोग मेंस की तैयारी भी साथ साथ कर पाओगे। प्रीलिम्स में अलग से कल्चर लिखा नहीं है, लेकिन प्रश्न आते हैं, वो हिस्ट्री के नाम से आ जाते हैं। ठीक है, वो दावा ये करते हैं कि भाई हमने हिस्ट्री आपको दिया है सिलेबस में, तो आप आंसर दो, जबकि कल्चर अलग से दिखाया नहीं है उसमें, लेकिन वो उसका पार्ट है, वो आपको करना पड़ता है। तो सब्जेक्ट को तोड़ना भी आना चाहिए, सब्जेक्ट को तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ता है, और जितना आप सब्जेक्ट को तोड़ोगे उतना आसानी से नोट्स भी बनेंगे, मेहनत होगी और खास करके एग्जाम में रिकॉल कर पाओगे, लिख पाओगे, आंसर लिख पाओगे। क्योंकि पूरा सिलेबस करना और पूरे सिलेबस के नोट्स बनाना बहुत मुश्किल काम, 3 साल का समय चाहिए। पर उससे मुश्किल काम होता है रिवीजन करना। अगर आपने तैयारी भी कर ली, नोट्स भी बना लिए और रिवीजन अगर नहीं कर पाए, तो फिर 50% ही आउटपुट आएगा, रिजल्ट में फायदा नहीं होगा। तो आउटपुट अगर आपको 90% तक लेके आना है, तो फिर उसके लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। तो नोट्स और तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जिसका रिवीजन हो सके। ठीक है, तो रिवीजन को ध्यान में रखते हुए आपको नोट्स बनाना पड़े या फिर सामग्री कलेक्ट करना पड़ेगी। किताबें, उतनी किताबें अपने साथ रखिएगा कि जैसे मान लीजिए आप तो भोपाल में रह रहे हैं, लेकिन जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं उन लोगों के लिए, कुछ लोग बहुत दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, तो वो कितने बैग लेके आ पाएंगे भोपाल में अगर सेंटर होगा मेंस का? तो अब सारी किताबें, पूरी की पूरी अलमारी जो आपकी किताब की, वो उठा के भोपाल थोड़ी ले आओगे। आप 8 दिन के लिए आओगे ना एग्जाम के लिए, तो ऑप्शनल पेपर की तैयारी भी करनी है, तो ऑप्शनल का भी नोट्स लेके आना पड़ेगा आपको, जो आपने माथापच्ची की है। तो ये चीज बिल्कुल जरूरी है। घर पे जो आप तैयारी करते हो नेट प्रैक्टिस जैसा है। नेट प्रैक्टिस में क्या होता है, क्रिकेट में एक नेट होती है और वो बॉलर जो है आपको बार बार तरह तरह से बॉल फेंक के आपको प्रैक्टिस करा रहा होता है, लेकिन वहां दर्शक नहीं होते, हुड़दंग नहीं होता, वैसा प्रेशर नहीं होता, मैच वाला प्रेशर नहीं होता, वो एग्जाम नहीं होता है। तो आपको उसको मैच को प्रेशर के लिए जो प्रैक्टिस मैच खेलते हैं वैसा मैच खेलना पड़ेगा, न कि नेट प्रैक्टिस। नेट प्रैक्टिस बिल्कुल अलग चीज है, इसलिए लोग एग्जाम में बढ़िया नहीं कर पाते, जबकि तैयारी बहुत अच्छी थी उनकी, लेकिन एग्जाम बिगड़ गया। तो एग्जाम इसलिए बिगड़ता है क्योंकि आप केवल नेट प्रैक्टिस करते हो, अभ्यास मैच छोड़ देते हो। प्रैक्टिस मैच जो है वो भी जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिस मैच में दर्शक नहीं होते, वहां फिर एक और प्रॉब्लम होती है, क्योंकि असली एग्जाम जब देते हो तो आपको एक टेंशन होता है, तनाव होता है, वो फिर प्रैक्टिस वाले में नहीं होता। जब हम टेस्ट लेते हैं आपके, तो उस टेस्ट में आपको तनाव नहीं होता,
तनाव में फिर कुछ बच्चे बेकार कर जाते हैं। तो आपको बार बार नोट्स बनाते समय उस तनाव को महसूस करना है, एग्जाम के तनाव को महसूस करना है, और वहां उन दिनों को देखना है कि आप रिवीजन कर पाओगे कि नहीं, उन दिनों में आप रिवीजन कर पाओगे कि नहीं, ये जो लिख रहे हो, तब बात बनेगी। दरअसल नोट्स बनाते समय आदमी ये महसूस ही नहीं करता, वो सोचता मैं बढ़िया नोट्स बनाऊं। बढ़िया नोट्स नहीं बनाना, रिवीजन कर सकने लायक नोट्स बनाना। नोट्स कैसा होना चाहिए जिसका रिवीजन किया जा सके, और एक और चीज, परीक्षा में लिखा जा सके। कई बार हम लोग इतना अच्छा बना लेते हैं कि एग्जाम में उसका 50% भी नहीं लिख सकते, जबकि लिखा हुआ बहुत अच्छा है कॉपी में। तो जब आप एग्जाम में ही नहीं दे सकते तो फिर मतलब ही नहीं है उसका। आप मार्केट से सब्जी, नींबू, मिर्ची, कोई भी चीज खरीद के लाते हैं तो किस हिसाब से लाते हैं कि घर पे कितने लोग हैं, क्या क्या बनने वाला है, उसमें कितना खर्च होगा, उतना ही तो आप, नहीं तो 250 ग्राम लाते हैं, कभी आधा किलो लेके आते हैं, कभी 1 किलो लाते हैं। तो चीजों की मात्रा कैसे बदलती है। दिमाग में एक चीज होती है कि डिश क्या बनने वाली है, कितने लोगों के लिए बनने वाली है, और उसमें क्या क्या लगेगा और कितना लगेगा, उस आधार पे आप खरीदारी करते हो। तो फालतू नहीं बचता और स्वाद भी आ जाता है और सब लोग तारीफ भी करते हैं। लेकिन पढ़ते समय हम लोग ये नहीं करते। तो कोई मान लिया जाए बहुत ज्यादा स्वादिष्ट चीज है, उसको लगनी है वो केवल 250 ग्राम और स्वादिष्ट बहुत है, इसलिए हींग जो खरीदते हो आप 10 ग्राम खरीदते हो, 5 ग्राम खरीदते हो। हींग कोई 1-2 किलो लेके नहीं आता, क्योंकि वो बहुत कम मात्रा में डालने से फ्लेवर देता है, जबकि वो बहुत बढ़िया चीज है, बहुत महंगी भी है। तो फिर वो बहुत सारी ले आनी चाहिए, क्योंकि उससे खाना अच्छा बनता नहीं, ज्यादा मात्रा की जरूरत नहीं है उसकी। तो आपको नोट्स बनाते समय में भी कुछ का नोट्स बहुत छोटा बनाना पड़ेगा, क्योंकि उससे ज्यादा आप लिख ही नहीं पाओगे। कोई मतलब नहीं ज्यादा बना देना। आप कहोगे नहीं हमारे पास मटेरियल है और हमको बहुत ये टॉपिक बहुत अच्छा लगता है और ये तो बहुत पसंद का है, लेकिन आप ज्यादा नहीं लिख सकते ना परीक्षा में, तो फिर ज्यादा बनाने से भी कोई मतलब नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, ये है। दरअसल ये समझ जिसके अंदर आ जाएगी तो उसका स्मार्ट वर्क, इसी को हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। एग्जाम के लिखने लायक तैयारी करना, ये स्मार्ट वर्क हो जाएगा, अदरवाइज हार्ड वर्क हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है पिछले 5 साल के पेपर देखना। पिछले 5 साल के पेपर देखो, उनका आंसर देने की कोशिश करो। अगर आप कामयाब हो इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक है, नहीं हो इसका मतलब तैयारी ठीक नहीं। तो तैयारी का तरीका बदलो, ठीक है, ये चीज है। तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन अभी इसको हम लोग करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग चलेंगे और फिर उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म या इस तरह के संस्कृति वाली चीजें बहुत सारी बताई थी, कल्चर वाली चीजें बताई थी। और मैंने आपको कहा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जब शब्द बोलेंगे तो सिविलाइजेशन कल्चर का पार्ट नहीं है, सिविलाइजेशन जो है वो हिस्ट्री का पार्ट है। सिविलाइजेशन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, और जब हम हड़प्पा कल्चर पढ़ते हैं उसको कल्चर में पढ़ते हैं। तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त आपको हिस्ट्री को कैसे आइसोलेट करेंगे कल्चर से पहले भी बताया था, फिर बता देता हूं। कल्चर सॉफ्टवेयर की तरह है और सिविलाइजेशन जो है वो हार्डवेयर जैसा है। जो ग्रेट बाथ मिला है मोहनजोदड़ो में, ग्रेट बाथ, महान स्नानागार, जो स्विमिंग पूल है बड़ा सा, वो ग्रेट बाथ हिस्ट्री का पार्ट है, एंशिएंट हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री उसको कहते हैं, प्रोटो हिस्ट्री। मैंने हिस्ट्री के भी विभाजन बताए थे आपको, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्टोरिक पीरियड वो वाला है जो हम पैलियोलिथिक बोलते हैं, मीजोलिथिक बोलते हैं, वहां से शुरू होता है। पृथ्वी के जन्म से, पृथ्वी की उत्पत्ति से, ओरिजिन ऑफ अर्थ, सबसे पहले तो हिस्ट्री शुरू कहां से मानी जाएगी? ओरिजिन ऑफ अर्थ। ब्रह्मांड में पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई
फिर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, और फिर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मनुष्य की उत्पत्ति का इतिहास पैलियोलिथिक में आएगा कि मनुष्य बना, और उसके बाद वो सबसे पहले कल्चर जो डेवलप हुआ वो पत्थर के औजार बनाना शुरू किया उसने। मनुष्य सीधा भी खड़ा नहीं हुआ था, उससे पहले वो औजार बनाने लगा था। सीधा खड़ा भी वो बाद में हुआ, औजार बनाना उसने पहले शुरू कर दिया। ठीक है, तो बंदर, जानवर और मनुष्य में यही अंतर है, इसलिए उनको बोलते हैं कपी। जो एनिमल्स थे, जो मंकी थे, वो एनिमल्स में आएंगे प्योर। मंकी के बाद पूंछ गायब हो जाएगी, थोड़ी समझदारी बढ़ जाएगी, तो उसको बोलेंगे कपी, एप, उनको एप कहते हैं। तो मंकी से एप और एप से मेन, बाद में उसको मेन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये उसका इवोल्यूशन है। वहां से जो कल्चर शुरू हुआ है वो प्री हिस्टोरिक कल्चर। कहां तक? जहां से हमको मनुष्य के खेती के, गांव के, गुफाओं के, इनके साक्ष्य मिलने लगे, खास करके इंडस वैली सिविलाइजेशन तक। इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। प्रोटो हिस्ट्री उसको कहा जाता है कि आपके पास एविडेंसेस हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, लेकिन आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है, लिखा हुआ कुछ नहीं। लिखा हुआ भी है लेकिन हम उसकी स्क्रिप्ट को नहीं जानते। जो लिपि होती है, लिपि को नहीं जानते, और लिपि को पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसको कहा जाता है प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, और जब आप लिपि को पढ़ने लगते हैं, समझने लगते हैं, वहां से जो शुरुआत होती है उसको कहते हैं हिस्ट्री, इतिहास। ठीक है, हाँ जी। किसका किसका? सुमेरियन कल्चर। कोई भी सिविलाइजेशन जिसको हम पढ़ पा रहे हैं वो उसका वो हो जाए। लेकिन दरअसल क्या है कि हम लोगों ने जो पीरियड बांटा हुआ है वो एंडेमिक रहेगा, किसी स्थान विशेष के लिए रहेगा। इसीलिए जब हम बात करते हैं इंडस वैली की साइट्स, तो उधर तो बात हम जब कर रहे हैं कि स्टोन एज है, स्टोन एज के बाद में कॉपर ब्रांच एज है, कॉपर स्टोन एज है, यानी चाल्कोलिथिक बोलते हैं। और चाल्कोलिथिक के बाद में हम लोग बोलते हैं कि एक ब्रॉन्ज एज है, और उसके बाद हम आयरन एज बोलते हैं। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है ये एंडेमिक होता है। किसी जगह पर आयरन एज आ गया है, लेकिन कहीं पर अभी भी चाल्कोलिथिक ही है। आ रहा समझ में? उसी समय में। हाँ, इसका मतलब यूनिवर्सल नहीं आएगा। ठीक है, यूनिवर्सल नहीं आएगा। इसलिए आप देखोगे ट्रांजिशन बहुत है, क्योंकि हम ऐसे तो 6000 BC में हमको जो है प्री हड़प्पन बोलना चाहिए, मेहरगढ़ और गुफकराल और वो जब हम बात करते हैं, लेकिन वहीं पे हम कहीं कहीं पे देखते हैं कि आहार और वो थोड़ा पुराना वो जाकर के वो इसका पार्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पर कॉपर आ जाता है। तो जहां स्टोन वाले कॉपर को भी जानते भी नहीं है, ठीक उसी समय किसी दूसरी जगह पे कॉपर आने लगा। हाँ, तो ये डिस्कवरी के आधार पे आएगा, अभी आप पहले से फिक्स नहीं कर सकते। इसलिए ट्रांजिशन बहुत है। इसके लिए थ्योरी है मॉर्गन की संस्कृति प्रसार, कल्चरल डिफ्यूजन की थ्योरी है, और एक है कल्चरल ओरिजिन ऑफ कल्चर की थ्योरी है, कि कल्चर जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू एक्सपांड हुई है, या फिर वो हर जगह पर अलग अलग ओरिजिन हुआ है। यानी कि कॉपर को यूज करना अपने आर्टिफैक्ट में, और उनमें कॉपर को यूज करना किसी एक जगह शुरू हुआ और बाकी लोगों ने कॉपी किया है, या फिर सबने अलग अलग जगह पर अपनी अकल से वो डिस्कवर किया और उन्होंने कॉपर का यूज करना शुरू किया। उसके 200 साल बाद कहीं कोइंसिडेंटली जो है वहां पर भी
उन्होंने कॉपर यूज करना शुरू कर दिया। तो ये बड़ा डिबेट है इसका। लेकिन अगर हम कल्चरल डिफ्यूजनिज्म को माने, प्रसारवाद को, तो फिर इसका मतलब कल्चर एक जगह पर इवॉल्व हुआ है और उसकी कॉपी की है पड़ोसी ने, फिर वो कॉपी होते हुए दूर दूर तक पहुंचा है। ठीक है, तो ट्रांजिशन फेज जहां सबसे पहले आ गया वहां पर वो पीरियड शुरू हो गया, जबकि वहां शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि वहां अभी कॉपी पहुंची नहीं है। ठीक है, तो ये रहता है। तो उसको हम उस साइट को उस हिसाब से पढ़ते हैं। तो खैर ये तो जो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले हैं उनके काम का डिबेट हो गया। ठीक है, जीएस के हिसाब से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये देखिएगा। दूसरी चीज, अभी जो मैं कल्चर और इसमें बात कर रहा था, हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में, अब थोड़ा होमवर्क आपको ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कल्चर में तो केवल लिमिटेड होमवर्क था। लेकिन अब क्या है कि अब एंशिएंट हिस्ट्री जब आप करेंगे तो वहां पर होमवर्क बहुत बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें भी जो है वो पूछी जाती हैं। लेकिन यहाँ एक सूत्र देना चाहता हूं मैं आपको। अगर आपको सिविल सर्विसेज करना है तो आपको एक आदत डालनी पड़ेगी 10 पॉइंट्स बनाने की। कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा आपको जहां कहीं दिखे उसके 10 बिंदु बनाओ। ठीक है, 10 बिंदुओं में उसका आंसर बनाओ, यानी 100 शब्दों में 100 शब्द लिखने की एक आदत डाल लो। जहां कहीं कोई इंपॉर्टेंट दिखता है, जैसे आपको लगता है कि श्रीलंका में बड़ा क्राइसिस हो रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, तो 10 पॉइंट्स बना लो उसके। अब कई बार कई लोग जो है ना 2-3 पॉइंट्स में नोट्स बनाना चाहते हैं, उससे बात नहीं बनेगी। 10 पॉइंट्स बनाओ, हमेशा 10 पॉइंट्स बनाओ। यूक्रेन रशिया वाला 10 पॉइंट्स, ताकि आप अपनी बात को अच्छे से कह सको। अब बड़ा प्रश्न आ जाएगा तो उसको थोड़ा सा फैला लो, हो जाएगा। छोटा आएगा तो उसको मैनेज कर लोगे। लेकिन 10 पॉइंट्स में यदि आपने आदत नहीं डाली तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ऐसे आपको मैं जो चीजें बताता जाऊंगा उसमें 10 पॉइंट्स के लिए मैं आपको जगह बता दूंगा कि इसके 10 पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं, तो वो आपका नोट्स हो जाएगा। बाकी तो आप पढ़ लो, किताब से अंडरलाइन करके पढ़ लो, लेकिन 10 पॉइंट्स वाला नोट्स जो है वो आपको परीक्षा के 2 या 3 दिन पहले रिवाइज करना जरूरी है। ठीक है ना, उसमें क्या होगा कि एग्जाम में आपको पता चलेगा कि अभी 7 हुए हैं, 3 कहीं मिस हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा जोर डाल के और वो उसको ठीक ठाक कर पाओगे तो मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। नहीं तो आपने जो कुछ भी प्रेजेंट किया है वो आप खुद की पीठ थपथपाओगे, आपने अच्छा कर दिया, जबकि बहुत सारा छूट जाएगा, इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाएगी। 10 पॉइंट्स में होने से आपको नुकसान महसूस होगा। इसलिए 6 ओवर होते हैं ना, तो एक वो होता है कि कम से कम 6 रन आ जाए, हर बॉल पे 1 रन आ जाए, एवरेज मेंटेन हो जाए। होता है ना ऐसा, क्रिकेटर के एक दिमाग में होता है कि उसको मालूम है कि 6 बॉल है, मतलब एक आध चौका लग गया तो कई बार वो थोड़ा सा ढीला हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। वो सोचता मैंने 4 रन बना लिए हैं, ठीक है, 4 रन बना लिए, तो अपना एवरेज जिसका 100 के आसपास स्ट्राइक रेट चल रहा है वो कभी टेंशन में नहीं आता। और स्ट्राइक रेट यदि आपका 60 के अंदर, 50 या अंदर चला जाता है, खास करके 50 के नीचे जाने के बाद तो वो बहुत प्रेशर में आ जाता है और अपना विकेट दे बैठता है। और अगर मान लिया जाए उस दिन मौसम खराब है, उस दिन पिच खराब है, उस दिन सामने वालों का फॉर्म ही बहुत अच्छा है, तो फिर तो लाइन लग जाएगी, सारे विकेट उड़ जाएंगे, तो दूसरे ने क्या कर लिया, इससे अच्छा तो तुम ही टिके रहते। जैसा भी खेल रहे थे ठीक ही था, 50 वाला भी ठीक ही था, क्योंकि अगला वाला तो अब 40 भी मेंटेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि और ज्यादा प्रेशर में आ गया। तो ये वाली बात अपने ऊपर भी लागू होती है सेम। तो आपको एक पेस मेंटेन करना पड़ता है लिखने में, उसके लिए 10 पॉइंट्स आपको बहुत मदद करेंगे, बहुत ही मदद करेंगे। और दूसरी चीज है कि हर चीज का 10 पॉइंट बनाने की आदत हो जाएगी तो न्यूज़पेपर पढ़ते समय में 10 पॉइंट्स अपने आप बन जाएंगे। जैसे ही आप कोई आर्टिकल पढ़ोगे आपको ये लगेगा कि इसका मुझे 10 पॉइंट्स बनाना, तो बात अलग हो जाएगी। पहले से उसका आपको पता है कि मुझे इसका करना क्या है, ठीक है, क्योंकि बिना टारगेट के पढ़ाई करने से क्या होता है कि वो रिजल्ट ही नहीं आता उसका। तो आर्टिकल अगर आप ऐसे ही पढ़ रहे हो तो ऐसा लगेगा जैसे शौक से हमारे दादाजी घर में बैठ के अखबार पढ़ते हैं, वैसे हमको नहीं पढ़ना।
दादाजी का अखबार पढ़ना और हमारा अखबार पढ़ना अलग है। हमको 10 पॉइंट्स निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कोई आदमी अपनी सेहत बनाने के लिए दौड़ने जाता है और जो कांस्टेबल या एसआई का एग्जाम दे रहा है और सुबह दौड़ने जाता है, दोनों में डिफरेंस होता है। उसका टारगेट होता है और उसको बस दौड़ना है, और जबकि उसका टारगेट होता है, वो कंफर्ट जोन में नहीं जा सकता। ऐसे आपको न्यूज़पेपर पढ़ते समय किसी भी मुद्दे को पढ़ रहे हो, किसी भी इशू को, तो कंप्लीट जब हो जाए तब 10 पॉइंट्स बनना चाहिए आपके दिमाग में या फिर कॉपी में। नहीं बन रहा इसका मतलब फिर से पढ़ना है, तो आप फिर से पढ़ोगे, नहीं तो फिर पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। अच्छा, आप अगर फिर से नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में भी 3 पॉइंट ही लिख पाओगे, तो रिजल्ट तो वैसे भी नहीं आना। तो जो आपने 15-20 मिनट खराब किया उसका कोई मतलब नहीं है। इसके बजाय 10 मिनट और लगा दोगे तो 25 मिनट हो जाएंगे। 15 मिनट का तो आपने इन्वेस्टमेंट कर ही रखा है, अब केवल 10 मिनट और इन्वेस्टमेंट करने से 10 पॉइंट्स आ रहे हैं, और एग्जाम में आप 7 या 8 पॉइंट लिख पा रहे हो तो मार्क्स आ जाएंगे। और केवल 15 मिनट छोड़ देने से तो आप 3 पॉइंट्स भी नहीं लिख पाओगे, तो मार्क्स भी नहीं आ रहे, तो फिर कोई मतलब तो रहा नहीं ना उसका 15 मिनट का, वो तो फालतू है। अब अंतर समझ में आ रहा होगा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये रोज की जिंदगी में जो है शामिल करने पड़े। नहीं तो आपने कल्चर पढ़ के निकल गए, आपको लगता है कल्चर खो गया, और हम कह दें कि जरा आदमगढ़ के ऊपर 10 पॉइंट्स लिख के बता दो, तो आप कहोगे आदमगढ़ होशंगाबाद में है, ऐसा है, हथनौरा है, बस बात खत्म। अब बोले आप भीमबेटका पे बोलो तो हम लिख दें, नहीं बात भीमबेटका की हो ही नहीं रही आदमगढ़ पे बताओ, तो ये दिक्कत आती है, ठीक है। जैसे नेशनल पार्क में हम कहें कि आप काजीरंगा पे 10 पॉइंट्स लिख के बताओ, तो आप कहोगे एक सिंग वाला गेंडा, तो ये तो एक लाइन होगी। 1 हॉर्न राइनोसिरोस तो एक लाइन होगी ना। दूसरा आसाम बोल दो तो आधी लाइन होगी, 1.5 लाइन होगी। 8.5 और का, तो 8.5 लाइन का, 8.5 पॉइंट है ही नहीं आपके, तो 2 पॉइंट, तो काजीरंगा खत्म। काजीरंगा कब बना था, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? हमेशा डिस्ट्रिक्ट लिखोगे तो बहुत इंप्रेस होता है। इंडिया है, यहां आपको सामने वाले को प्रभावित करना है, और प्रभावित कैसे होते हैं बचपन में आपको पता है। बच्चे को बुलाते हैं, मेहमान जब भी आते हैं, बच्चा बोल के बताओ, तो उसका जो रटा हुआ है वो पूछा जाता है उससे। इंप्रेशन किससे पड़ता है? रटी हुई चीज। तो आईएएस की परीक्षा मतलब रटना, रटा हुआ होना चाहिए, समझना नहीं है, ध्यान रखिए। इंडिया है, अभी बदला नहीं है, वही है, बचपन वाला ही है। जो जितना रटेगा वो उतने ज्यादा मार्क्स लेके आएगा, मेरिट में सबसे ऊपर आएगा। हम भी साइंस के स्टूडेंट थे तो रटना बेकार मानते थे, लेकिन जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगे तो लगा कि इसके बिना उद्धार नहीं होगा, और जब रटने लगे तो सीटें आने लगी, आराम से सिलेक्शन होने लगे। वो पहले आता बहुत था लेकिन रटते नहीं थे। उसको अभी भी इंटेलिजेंट माना जाता है, रटाई को इंडिया में। मतलब तड़ा आप जवाब दो तो इंटरव्यू में बोलेंगे ये बहुत शार्प है, जबकि उसने रटा हुआ है। वो एनालाइज करना नहीं जानता, उसको कोई प्रॉब्लम रख दो, एनालाइज नहीं कर सकता हो। जो रटी हुई चीज पूछोगे एकदम से जवाब दे, बहुत जल्दी जल्दी दे, ठीक है ना। इंग्लिश में आप बोल लेते हो, समझ लेते हो, लिख लेते हो, पर्याप्त नहीं है। अच्छे से फ्लुएंटली इंप्रेशन मार सकते हो कि नहीं, वो मायने रखता है, उसको इंग्लिश बोलते हैं। ये होता है। तो हर चीज का ये है कि प्रभाव क्या पड़ रहा है, तो प्रभावी बनाना है आपको। तो प्रभावी 10 पॉइंट्स में अपने आप रटाई हो जाएगी। अब काजीरंगा पे 10 पॉइंट लिखोगे कैसे? रटना पड़ेगा, किलोमीटर रटना पड़ेंगे, उसको कब दर्जा मिला था नेशनल पार्क का वो रटना पड़ेगा, फिर रटना पड़ेगा कि वो एक उसका भी पार्ट है बायोस्फीयर रिजर्व का भी, फिर अदर एनिमल्स के नाम भी रटना पड़ेंगे, फिर उससे संबंधित कंट्रोवर्सी है, वहाँ पोचिंग की प्रॉब्लम और ये सब है तो उसको जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के वो 10 पॉइंट्स बनेंगे।
तब जाके काजीरंगा कंप्लीट हुआ। हम तो बस ऐसे कान्हा मतलब टाइगर और बस खुश हो जाते हैं, मंडला बस इतने में खुश हो जाते हैं। बहुत जल्दी ऐसा अपने आप को खुद को ही शाबाशी देने लगते हैं, जैसे जबकि परीक्षा में फिर लिख के आते हैं तो फिर फालतू बातें लिखते हैं, बहुत घना जंगल है और टाइगर गरजता है तो कांप उठते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। कॉपी चेक करते हैं तो हमने देखा लोग शब्द तो बनाते हैं तो फालतू बातें लिखते हो, और फिर वो सोचते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ लिख दिया है, कॉपी भर दी है। क्या क्या लिखा क्या तुम खुद को, तुमको पढ़ा है अभी, रो दोगे तुम। अगर उसी की कॉपी उसके सामने पढ़ देना तो रोना आ जाएगा उसको, बोलेगा रहने दो बस बस करो। तो कई लोग अपने खुद की कॉपी के पेज पलट के नहीं पढ़ सकते, वो पेपर देने के बाद में पेन बंद करके जेब में रखते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, उसको बंद कर देते हैं, क्या लिखा है बस अब वो देखे, हमने देखे। जब भी कभी आपने बहुत अच्छा लिखा होगा, आपने कम से कम 3 बार कॉपी को देखा होगा। आप पूरा पलट के एक एक क्वेश्चन को देखता है आदमी, अपनी मेहनत को निहारता है। पहला वाला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, ऐसे देखता है और उस यादों में खो जाता है कि मैं लिख रहा था तब, मतलब बहुत 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 अलग टाइप का सेटिस्फेक्शन होता है। और जब आपने ऐसे ही पेपर दिया है तब कैसा लगता है, अननेसेसरी मुस्कुराते हैं दूसरे को देख के। काफी अच्छा पेपर था, मतलब ठीक ठाक था। तो ये होता है यूपीएससी, ठीक है। तो जिसको आपको पेपर देखने की इच्छा हो रही, मतलब आप पास होने वाले, और नहीं हो रही मतलब रिजल्ट का इंतजार करने की जरूरत नहीं, तैयारी करो अगले साल की। बहुत सिंपल, ठीक है। तो ये यथार्थवाद है, रियलिस्टिक तैयारी होनी चाहिए, आदर्शवादी तैयारी नहीं, रियलिस्टिक। तो कैसे करोगे, तो आज एक चीज आपने सीखी ना, तो कुछ पॉइंट्स लिखो जिनके 10 पॉइंट्स बनाने, पॉइंट्स लिखो। हड़प्पा, हड़प्पा के 10 पॉइंट्स। कालीबंगा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, धोलावीरा, बनवाली, बनवाली या बनावली जो भी है, बनावली या बनवाली, सुत कांगेडोर, सुत कांगेडोर, सुत कांगेडोर, नहीं सुना है पहले कभी? हाँ, तो फिर अब पढ़ो, थोड़ा नया नहीं लगना चाहिए, तो कॉमन है बहुत, ठीक है। तो ये जो साइट्स मैंने आपको बताई है, ये थोड़ी सी अच्छी तैयार करो मेहनत के साथ में, ठीक है। बाकी जो जैसे नेवादा होता है, या तरंजी खेड़ा है, या सरायना हर्रा है, या जो मैंने बताया यहाँ पर छोटे छोटे साइट्स हैं, तो इनको आप एक एक दो लाइन में तैयार कर सकते हो, 2 लाइनर 1 लाइनर, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, मैं अभी वो नहीं लिखवा रहा, मैं अभी इसमें बात कर रहा हूँ। तो कल्चर वाला पार्ट कैसे आएगा? कल्चर वाला आएगा कि मातृ देवी की पूजा, फीमेल गॉडेस डाइटीज, है ना। तो जो गॉडेसेस हैं उस समय की, मातृ देवी हैं, उनकी पूजा, ये कल्चर वाला पार्ट है, ठीक है। और उस समय का सोसाइटी, एक सोसाइटी के ऊपर, तो हड़प्पन सोसाइटी या इंडस वैली सोसाइटी समाज कैसा था, तो उसके जो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो 10 पॉइंट्स होने चाहिए, 10 पॉइंट्स उसके होने चाहिए सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सांस्कृतिक गुण, वो भी 10 पॉइंट्स होने चाहिए। कल्चरल के 10 पॉइंट्स, सोशल के 10 पॉइंट्स, अलग अलग आएंगे थोड़े, ठीक है। 10 पॉइंट्स इंटरनेशनल ट्रेड के भी बनेंगे,
इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंटरनेशनल ट्रेड, आदिदेव महादेव बोलते हैं ना हम लोग, तो इसीलिए आदिदेव तो बहुत पुराने देवता हैं और बहुत लोकल देवता हैं, यहाँ तक कि गॉड ऑफ एनिमल्स हैं, इंसानों की तो बात छोड़िए। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन शो हो रहा है वहाँ, तो उनके यहाँ बहुत छोटे छोटे लोगों के देवता हैं। भगवान शिव बहुत छोटे लोगों के देवता हैं, बड़े बड़े लोगों तो उनसे फायदा लेते ही हैं, लेकिन वाकई में वो छोटे लोगों के देवता हैं, उनका प्रोटेक्शन उनको है, छोटे लोग। इसलिए जो इंसान भी नहीं है, भूत प्रेत का मतलब दलितों से भी भयभीत है, जिनको आप इंसान का दर्जा भी नहीं दे सकते। दलितों को तो कम से कम इंसान माना जाता है ना। देखिए, दुनिया भर की दास प्रथा और भारत की जो छुआछूत व्यवस्था है, उन दोनों में एक अंतर है। वर्ण व्यवस्था में छुआछूत प्रवेश कर गई तो जाति व्यवस्था बन गई और जातियां बन गई, लेकिन जाति व्यवस्था में भी एक बहुत बड़ी चीज है, वो ये है कि शूद्र को भी इंसान माना गया, शूद्र को भी इंसान माना गया। जबकि यूरोप में तो दासों का व्यापार होता था, भारत में दासों का व्यापार उस तरह से साक्ष्य नहीं मिलते, थोड़ा बहुत है कहीं कहीं, लेकिन यहाँ उसको शूद्र मान करके उसको एक यूनिट माना जाता था और कहा जाता था कि ये शूद्र है तो ये सेवा करेगा, लेकिन वो इंसान तो होगा, इंसान की आइडेंटिटी, इंसान का दर्जा तो उसको दिया गया। लेकिन यूरोप में जो व्यवस्थाएं थी वो ज्यादा बार्बरिक थी, वहां बार्बरिज्म ज्यादा था, वहां स्थितियां बहुत खराब थी। अरब में, यूरोप में उनको इंसान का दर्जा नहीं था, उनको वस्तु कमोडिटी की तरह लेते, उसका व्यापार होता था, सार्वजनिक बोली लगती थी। इसलिए कई लोग तुलना जब करते हैं स्लेवरी के साथ में और दुनिया के दूसरे देशों के साथ में, ये इसलिए करते हैं। इसलिए अंबेडकर भी बौद्ध धर्म में गए थे छोड़ के, वो मुसलमान भी हो सकते थे, लेकिन वो इस हिस्ट्री को जानते थे कि वहां दलितों की स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है, जबकि जाति व्यवस्था नहीं है, लेकिन वहां तो इंसान ही नहीं मान रहे ना, जाति व्यवस्था में कम से कम वो इंसान तो है। हालांकि वो छुआछूत को और अनटचेबिलिटी को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वो अच्छी चीज थी या बहुत अच्छी वो, लेकिन वो तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिवली उतनी बेकार नहीं थी जितना यूरोप में था। और वो हमको उपदेश देते हैं कई बार, इक्वालिटी के बारे में बताते हैं, या हम कहते हैं कि हमने बोरो किया है वहां से कॉन्स्टिट्यूशन में, जबकि यहाँ पुराना है। तो पुरानी चीजें जो प्रैक्टिस करते हुए आप दिख रहे हैं, तो शिव जो है वो दलितों के देवता तो स्वाभाविक रूप से ही हो जाते हैं, बल्कि वो और छोटे लोगों के देवता है, और भी छोटे, यहाँ तक के एनिमल्स के भी, जिनको इंसान भी नहीं माना जा सकता, और जो इंसान मर गए उनका भी, यानी भूत प्रेत है उनका भी, मरे हुए इंसानों को भी देवता है। तो ये तो बहुत खतरनाक चीज है। तो मतलब कंजर्वेशन का लेवल बहुत बहुत ऊंचा लेवल है, और जो उनकी शरण में आ जाता है उसको कोई कुछ नहीं कर पाता। तो ये जो भाव है, बाद में उसी से पूजा शुरू हुई, डिवोशन उसी से आया ना, वो डिवोशनल बन गया था ना। फिर उनको लगा कि इनकी शरण में आ गए मतलब ये प्रोटेक्ट कर लेंगे। हाँ जी, नहीं यहाँ थोड़ा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट नहीं हो पाएगा, बहुत छोटी क्लास होती है ना, तो अभी आपने वीडियो भी देखे होंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो एक सीक्वेंस, वो क्रम टूट जाता है ना फ्लुएंसी। मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, बड़ी दुर्लभ चीजें हैं, वो आपको बाहर मार्केट में नहीं मिलेगी, दूसरे टीचर बता भी नहीं पाएंगे, उनका एनालिसिस भी नहीं है वैसे, वो उस तरह से सोचते ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है। तो कुछ चीजें जो है आप लोग थोड़ा उसको समझिए, क्योंकि मैं आपको ये जो चीजें बता रहा हूँ, ये मैं एक और चीज ये बता रहा हूँ कि एक तो आप नोट्स पढ़ोगे, मार्केट से किताबें खरीदोगे, तो मार्केट से 3-4 ऑप्शनल जिनका हिस्ट्री है उन लोगों के लिए किताबें बता देता हूँ। दूसरे लोग भी खरीद सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ज्यादा फायदा नहीं होगा। रोमिला थापर, एंशिएंट इंडिया, रोमिला थापर वाला एक, तो एक वीडी महाजन का एंशिएंट इंडिया, एस चांद वाला। तो वीडी महाजन की प्राचीन भारत की पुस्तक लो, प्राचीन भारत की पुस्तक रोमिला थापर वाली भी लो, एल बाशम का अद्भुत भारत लो, वंडर्स दैट वाज इंडिया, एल बाशम, दोनों मीडियम में सब बाइलिंगुअल बुक्स हैं।
और एक आर.एस. शर्मा का एंशिएंट इंडिया, जो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी, तो आर.एस. शर्मा का एनसीईआरटी। तो 4 तो किताबें ये हो गई, 4 बुक्स तो ये हैं जो आपको सीधा सीधा इसमें नोट्स बनाने में भी मदद करेगी, पढ़ने में भी मदद करेगी। इन 4 बुक्स के अलावा ई ज्ञान कोश है ना, ई ज्ञान कोश, इग्नू का नोट्स ई ज्ञान कोश, वहां से आप एंशिएंट इंडिया डाउनलोड करो और उसको कंप्लीट करो। तो 5 सोर्स हो गए। फिर हमारे नोट्स ले सकते हो जो बहुत सारी किताबों से मिलके बनाए हुए हैं। तो हमारे नोट्स भी आपका एक अच्छा सोर्स हो सकता है। वो दरअसल कम से कम 40-50 किताबों के बराबर है, क्योंकि उसके सोर्स बहुत ज़्यादा हैं और एक्सपीरियंस भी उसमें है। तो वहाँ से भी सीधे प्रश्न आते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। इनके अलावा जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है, या यूं कहें कि जो मैं जिस लैंग्वेज में बात कर रहा था वो फिलोसॉफिकल लैंग्वेज जिसको लेके आना है, जिसको हिस्टोरिकल ऐसे लिखने की आदत भी हो जाएगी, हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की आदत हो जाएगी, वो तब होगी जब आप कुछ पैरेलल बुक्स भी पढ़ोगे। वो पैरेलल बुक्स हैं जैसे अर्ली इंडियंस, टोनी जोसेफ का अर्ली इंडियंस है, सेपियंस है, युval नोआ हरारी का, है ना, तो सेपियंस है। तो ऐसी कुछ किताबें हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखी है वो गॉर्डन चाइल्ड का कल्चर उठा के ला सकते हैं, आर्कियोलॉजी ले सकते हैं। तो ऐसे जिनको अभी 2 साल बाद 3 साल बाद आईएएस के एग्जाम देना है, अभी छोटी क्लास में है, अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, इंटरव्यू बहुत अच्छे से देना चाहेंगे बाद में जाकर के, तो ऐसे लोग थोड़ा सा इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये लेवल बनता है उससे। आप एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट आता है और थोड़ा सा रैशनल थिंकिंग बढ़ती है और लेवल बढ़ते आता है। और आपके बोलते ही जैसे ही आप बोलेंगे कॉन्फिडेंस दिखेगा, और ये उनसे आता है, उन किताबों से आता है जो मैं जिस लैंग्वेज को यूज कर रहा था। इसके अलावा आप भारत एक खोज देखो सीरियल, और चाणक्य सीरियल देखो, भारत एक खोज सीरियल डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे बना हुआ है, जवाहरलाल नेहरू के उस पर श्याम बेनेगल ने बनाया। इसके अलावा चाणक्य सीरियल देखो, कुछ मूवीज देख सकते हो। तो ये सीरियल और मूवीज भी, और YouTube चैनल पे यदि आपको कोई अच्छा टीचर मिले और आपको लगे कि कोई बहुत अच्छा एंशिएंट इंडिया के बारे में बता रहा है, तो YouTube चैनल भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा देख लेना उसका, क्योंकि YouTube पे पब्लिश करने की कोई शर्त नहीं है ना कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है, क्या वो, तो कोई भी पब्लिश कर सकता है। आप भी अपना कुछ भी बोल करके पब्लिश कर सकते हो, मना नहीं करता हूँ, और ना ही उसको क्रॉस चेक करने का कोई तरीका है, तो थोड़ा सा वहाँ सावधानी ज़्यादा रखना पड़ेगी, ठीक है। तो ये है चीज़ें, ये आप लोग जो है बेसिक तैयारी करने के लिए ये मैंने आपको सोर्सेस क्या क्या होंगे ये चीज़ें कर दी। इसके अलावा आपको जो एपिक पीरियड है उसके लिए मैंने आपको बताया था, महासमर और अभ्युदय जैसे चीज़ें पढ़ सकते हो, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि रामायण और महाभारत के बारे में पढ़ सकते हो। चाणक्य के लिए भगवती शरण उपाध्याय या भगवती चरण वर्मा का नॉवेल है चाणक्य, उसको पढ़ सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी नॉवेल मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे मूवीज हैं, सीरियल हैं या ऐसी किताबें हैं। तो ये आप लोग जाकर के लाइब्रेरी ज्वाइन जरूर करना चाहिए किसी को भी, ताकि एक एक 2-2 किताब पढ़ के आप जमा करो और वहां से नई इशू करा सको। तो क्योंकि सारी किताबें आप खरीद नहीं पाओगे, तो अच्छी सी कोई रिच लाइब्रेरी जो है वो ज्वाइन करो और वहां से किताबें भी इशू कराओ। हर सप्ताह कम से कम 2 किताब वापस जमा करा दो। तो ये आदत होनी चाहिए। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको 2-3 साल लगेंगे अभी, ठीक है। अब किसी को अगले साल ही देना है तो अभी आपके पास अब ये समय नहीं है, फिर तो हमारा नोट्स खरीदो और उसको रटो, अंडरलाइन करके पढ़ो। नोट्स बनाने का समय भी नहीं है। 1 साल वालों के पास तो मुझे लगता है नोट्स बनाने का भी समय नहीं, ठीक है। और उसको टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि 15 सितंबर से जो मेंस होगा तो हम लोग ग्रुप में डाल देंगे पेपर। तो जो फर्स्ट पेपर होगा, सेकंड पेपर होगा, तो जैसे ही ऐसे का ये पेपर के बाद ये जो फर्स्ट पेपर होगा जीएस वाला जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, तो आप फर्स्ट पेपर जो इस साल एग्जाम देना चाहते हैं 23 वाला, वो 23 वाला एग्जाम जो क्रॉस करना चाहते हैं वो 22 का अभी का मेंस का फर्स्ट पेपर हिस्ट्री वाला, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी जो आप
है जीएस, वो निकालना आना चाहिए। अगर आप इस बार 100 प्लस नहीं ला सकते मार्क्स, आप टेस्ट दीजिए और हमको व्हाट्सएप करना पीडीएफ बना करके, फिर मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि कितने मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप 100 प्लस जा रहे हैं तो फिर 23 में आपको अपीयर होना, अदरवाइज आपको अपीयर होने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पहले से तैयारी होनी चाहिए। 1 साल पहले का पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, अगर नहीं आते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे अगले साल। ठीक है, तो पहले से तैयारी होनी चाहिए। तो कम से कम आपको मैं फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर की तैयारी पहले से मैं चाहता हूं कि, और ऑप्शनल जिनका है वो हिस्ट्री है ऑप्शनल, तो आप ऑप्शनल पेपर दे के बताओ। सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी वाले दे के बताओ। ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफी वाला दे के बताओ। पेपर तो एक ही दिन हो जाएंगे, वो डाउनलोड करने को मिल जाएंगे, इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप पेपर दीजिए, पेपर दे करके देखिए। ये क्या हवा में नहीं होती एग्जाम कि नहीं, बेला मन को बहलाने फुसलाने की एग्जाम नहीं है, यथार्थ वाली एग्जाम है। धरातल पे उतारना पड़ती है, असली में लिख के देखना पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं पढ़ते रहना चाहते हैं, जब देखो तो उनको किताब हाथ में लेके बैठ जाता है, पढ़ने लगता है। अरे लिखो, लिखने की एग्जाम है, मार्क्स पढ़ने से नहीं मिलेंगे आपको। इस पूरी एग्जाम में कहीं पे भी पढ़ के नहीं बताना है, उसके लिए प्रधानमंत्री बनो पढ़ने का काम कौन करेगा? पढ़ के बताना, और फिर उसके आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर जो वोट मिलते हैं वो प्रधानमंत्री और उनको, इसके लिए ये तो बिल्कुल लिखना पड़ेगा, और बिना देखे लिखना पड़ेगा, बिना किसी सोर्स की सहायता के। तो जब भी कभी टेस्ट करना है तो बिना देखे लिखने की कोशिश करो। तो ये सबसे बेस्ट टेस्ट। और अगर आप कतराते हो, जी चुराते हो, या आपको डर लगता है लिखने से, फिर आप नहीं बन पाओगे, फिर छोड़ दो, फिर कोई दूसरा एग्जाम देखो जिसमें केवल आपका पढ़ने से काम चल जाए। इसमें मत आओ, क्योंकि आप जस्टिस कर ही नहीं पाओगे। घर वालों को भी बेवकूफ बनाना, खुद भी बेवकूफ बनना कोई मतलब नहीं है, फालतू बात है। लिखे बिना उद्धार नहीं होगा। ढेरों लोग मैं अभी भी देख रहा हूं कि जिनका प्री निकल गया है, मतलब इतने मार्क्स हैं, अभी एमपीपीएससी दे के आए, यूपीएस, अभी भी लिखना शुरू नहीं किया उन्होंने, जबकि उनको 2 महीने बाद लिखना है, लेकिन लिखना शुरू ही नहीं करते हैं। सुबह से किताब लेके बैठ जाते हैं, दोपहर में थोड़ा रेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं, फिर बुक लेके बैठ जाते हैं। इतना अच्छा लगता है उनको पढ़ना, और घर वाले उन पर दया करते हैं, 14 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। ये पढ़ाई है ही नहीं। लिखोगे कब? 15 सितंबर के जब मेंस आएगा तब तो आपको कलम लेकर के बैठना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा, कॉपी पूरी एक एक आंसर लिखना पड़ेगा। उसकी क्वालिटी बढ़ाओ। आज लिख के देखो 85 जा रहा है 250 में से, दूसरे दिन लिख के देखो 90 जाएगा, तीसरे दिन जाओगे तो 130, 125, 120, जब तक ना आने लग जाए तब तक लिखते जाओ। 125 के आसपास ठीक है, फिर दूसरा पेपर लिख के देखो उसमें कैसा लिख पाएंगे। ऐसे क्वालिटी बढ़ेगी। जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो एग्जाम में भी उस दिन ऐसा लगेगा उसका नेक्स्ट टेस्ट है, क्योंकि 125 तक तो वो पहुंचा ही हुआ है। अब इस वाले में 130 तक भी जा सकता है एग्जाम में। और अगर आपने लिख के नहीं देखा तो आप एग्जाम में पहली बार 85 लेके आओगे, क्योंकि वो आपका पहला टेस्ट होगा। तो बहुत सारे बोले सर एग्जाम हम दे के देखना चाहते हैं। अरे अगली बार वापस प्री नहीं होगा। कई लोगों का ऐसे, उन्होंने देखने में जो है मेंस निकाल दिया और अगली बार प्री नहीं हुआ उनका कभी, उसके बाद प्री में ही लटक गए और मेंस देने का अगली बार मौका ही नहीं मिला। ऐसे भी ढेरों लोग। तो जब मैं प्री निकल रहा है और आपका निकल गया, अब तो रिजल्ट भी आ गया, दोनों के रिजल्ट लगभग उसमें भी एमपीपीएससी में भी जिनका 70 से ऊपर ठीक है उनका तो हो ही रहा है, लेकिन वो भी बैठे हैं, लिख ही नहीं रहे। मैं तो ढेरों बच्चों को देखता हूँ, नहीं तो लिखे होते तो हमको व्हाट्सएप कर, फिर बेचैनी होती ना, लिखने के बाद तो बेचैनी होती है। वो टीचर को दिखाना चाहते हैं सर कैसा लिखा बताओ, तो बेचैनी कहीं दिखाई नहीं पड़ती। बेचैन आदमी को गाइडेंस अपने आप ही मिल जाता होगा, उसको टीचर को मजबूर कर देता है वो चेक करने के लिए। हमको खुद को शर्म आने लग जाएगी अगर आप तड़ातड़ अगर 8-10 बार टेस्ट दे दो और अगर हम चेक न करें तो हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी है उसको ही चैलेंज होकर बेवकूफ बनाता है आदमी, चेक तो करता ही नहीं है, वो बोलता है गाइडेंस करते हैं, तो हमको बेकार लगने लग जाएगा कि बच्चा क्या सोचेगा। उसने 10 बार लिख के भेज दिया, 3-3 घंटा लगता है लिखने में, तो आप 21 घंटा लिख के तो देखो, 30 घंटा लिख के देखो, हमको मजबूर कर दोगे चेक करने के लिए। परिश्रम जो है वो झुका देता है सबको।
ये करना पड़ेगा। पर आप 3 घंटे लिखने के लिए आपको पसीना आ जाएगा, अभी आपको बहुत मेहनत है, आपको 300 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब तो 3 घंटे लिख पाओगे। 300 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी और 300 घंटे लिख के देखना पड़ेगा, तब तो ऐसा लिखोगे कि आप हमें भेज सको। नहीं तो हमको भेजने लायक लिखोगे कब? अभी तो हमारा भेजने लायक ही नहीं होगा। एग्जाम निकालना तो अलग बात है, आप हमको भी नहीं भेजना चाहोगे अगर ढंग से नहीं लिखते तो। और अच्छा लिखते हैं तो हम खुद आपको जो है वो मैसेज करेंगे कि ये आपने बहुत जोरदार लिखा, और ऐसा ही करते रहे तो अगले साल हो जाएगा आपका। ये है, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई बहुत ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई ये मानने की जरूरत नहीं कि ये हमको ज्ञान देगा कि नहीं, ये कुछ करेगा कि नहीं, ये क्या पता मदद करेगा कि नहीं। मदद क्यों नहीं करेगा? आप पहुंचो तो सही, आप कुछ उस दिशा में सोचो, कुछ करके बताओ तो अपने आप मदद निकल आएगी। आप करके बताओ, पिछले साल का पेपर दे के बताओ, 2021 का पेपर देखे थे, 22 का देखो, 22 का तो अब आएगा, लेकिन 21 वाला देखो मेंस का, बस पेपर देके देखो। लिख पाते हो? नहीं लिख पाते तो पढ़ने बैठ जाओ, कैसे जुटाया जाएगा। आपको जुटाना आना चाहिए ना, मार्क्स जुटाना आना चाहिए। हम नहीं लिख सकते तो कई लोग ऐसे हैं कि वो ये सब करते ही नहीं है। वो प्रीलिम्स के वो टिक लगाने में बड़ा मजा आता है, एबीसीडी में, वहां तो परिश्रम है नहीं। उनको मालूम है कि ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि सी आंसर नहीं होगा, हमने तो गलत लगाया, बस वो टिक लगाना, वो तो कुछ भी नहीं है। उससे क्या होगा? वो तो क्वालिफाइंग है, प्री निकलेगा उससे। असली जो लड़ाई है वो मेंस है। और जब आप वहां पे 125 नंबर लाना सीख गए तो मुझे नहीं लगता उस साल आपका प्री रुकेगा, क्योंकि 125 नंबर लाना सीखना, उसके लिए आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। और जब आप इतना सारा पढ़ लोगे तो प्री अपने आप ही निकल जाएगा, बात ही खत्म हो गई, ये हो गया। और अगर 125 नहीं ला सकते तो प्री निकल गया तो फिर वहीं के वहीं, कोई मतलब नहीं। ऐसे ही मिठाई विठाई बांटने से क्या होता है, प्री में बांट देते बहुत सारे लोग, फिर बाद में यहीं घूमते रहते, जिंदगी भर यहीं घूमता रहता। मिठाई तो पहले ही बांट दी, घर वाले भी बोलने लग जाते हैं कलेक्टर हो गए, तो चपरासी ना बनाए कोई, ऐसा है। तो सबसे पहले सीखो 125 नंबर लाना, 120 नंबर लाना। रिजर्व कैटेगरी में हो तो 110, एसटी में हो तो 100, तो 100 की आदत डालो, 100 प्लस जाने की आदत डालो। एक पेपर में नहीं, लगभग सभी में, ठीक है। तो फिर वो सॉलिड तैयारी। अदरवाइज तो आप बेला फुसला रहे हो, मन को बहला रहे हो, मन को बहला रहे हो, और तैयारी वैयारी कुछ नहीं है, वो उसको तैयारी नहीं बोलते, वो फालतू बात है, ठीक है। तो ये हमने बिल्कुल काम की बात बता दी आपको। अब आप जो जितना जल्दी कर लेगा, पहले साल कर लेगा, दूसरे साल करेगा, हो सकता है कोई 2026 में करेंगे। जब भी आप करोगे इस काम को, वो साल आपका है। आप 2023 में करके बता दो, अभी करके बताओ, 2023 आपका, उससे अगला साल आपका, जिस साल करोगे उससे अगला साल आपका। फालतू ऐसे ही घबराने के, कई बच्चे तैयारी नहीं होते, सर ये 2023 में हमको निकालना। अभी तुमको कहाँ निकालना है? अभी तो कोई अते पता ही नहीं है तुम्हारे, तुम्हारी एग्जाम ही नहीं है अभी तो। तुम्हारी एग्जाम हो सकता है 2026-27 वाली होगी। अगर तुम पहले पूरा करके बताओ तो फिर अगले साल वाली एग्जाम तुम्हारी है। ये एग्जाम तुम्हारी कहां से हो गई? ऐसे ही घबराते रहते हैं, हाथ पांव भी फूलते। हाथ पांव ऐसे कैसे फूल गए? तुम्हारे कुछ आता जाता कुछ नहीं अभी कहां से आ गए? अभी तो तुम इसके एलिजिबल ही नहीं हो, अभी सोचना भी मत, ठीक है। तब अटेम्प्ट खराब करना शुरू करो, उसको बोलते हैं अटेम्प्ट करना। पहले ही लोग बहुत सारे दे देते हैं, अभी बहुत सारे खत्म हो गए, उनके 6 अटेम्प्ट खत्म हो गए, और अभी एज बची पड़ी है, और 6 अटेम्प्ट खत्म करके बैठ गए। पहले दोस्तों के साथ जाके दिया है, तो दूसरी बार ऐसे गायत्री मंदिर में कहीं पीछे बैठ गए थे, यहीं पे पीछे आ गए थे, और उनको लगा कि हाँ हमको मृच्छकटिकम पता है, मुद्रा राक्षस पता है, तो वो जाके दिया है तो 4-5 सवाल पता थे बस 100 में से, बाकी तो हवा ही नहीं लगी। क्या है, ऐसा करके 2-3 अटेम्प्ट खत्म कर लेते हैं कई लोग। घर वाले बोलते हैं देखे तो देखो, एक बार देखे देखना चाहिए। घर वाले तो सब बहुत सारे तो पढ़े लिखे अनपढ़ है, पिताजी प्रोफेसर है, माँ भी डॉक्टर है, लेकिन बोलते बेटा एक बार देके देखना चाहिए। पढ़े लिखे होने से थोड़ी होता, पीएचडी करने से भी अकल नहीं आती।
ये बिल्कुल अलग दुनिया है, बिल्कुल अलग चीज है। उस पढ़ाई से अलग ब्रह्मांड है पूरा, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। उनसे ना तो राय ली जा सकती है, ना ही वो आपके एक्सपर्ट हो सकता है। बिल्कुल अलग है, दुनियादारी है, ये बिल्कुल अलग चीज है। मैं जनरलाइज बात ज्यादा कर रहा हूं, लेकिन ये जो लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए बहुत काम की है। आप अलग ही ट्रांस में दूसरी दुनिया में जीते हैं। ऐसे नहीं होता, यथार्थ पे धरातल पे उतरो, लिखो, लिखना पड़ेगा। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है वो बन जाता है, ठीक है। दिमाग के साथ साथ हाथ भी चलना चाहिए, और दिमाग हाथ और दोनों चलते हैं तो फिर तो कमाल हो जाता है, वो टॉप में पहुंचता है। टॉप 100 टॉप 10 में वही पहुंचते हैं। उनका दिमाग भी तेज चलता है और हाथ भी तेज चलता है, ठीक है। पर हाथ चलाना बहुत जरूरी है, वो बहुत मुश्किल काम है, हर किसी का नहीं चलता। क्वालिटी फिर उसमें हैंड राइटिंग की क्वालिटी, हैंड राइटिंग खराब वाले भी बनते हैं, लेकिन जिनकी अच्छी होती है उनको ज्यादा मार्क्स आते हैं। खराब वाले हैंड राइटिंग वाले टॉप 20 में नहीं घुस पाते। टॉप 20 के अंदर घुसना है तो बहुत इंटेलिजेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यूनिवर्सिटी या टॉप रहा है, या अपने सब्जेक्ट का कॉलेज टॉप किया है, सब्जेक्ट में टॉप किया है, डिग्री में टॉप किया है, उसने पीजी में टॉप किया है। तो ऐसा व्यक्ति भी अगर हैंड राइटिंग खराब है तो वो 30, 35, 40 के आसपास रैंक लेके आता है, जबकि वो डिजर्व करता था पहली रैंक, ठीक है। तो इसलिए हैंड राइटिंग भी बहुत मायने रखती है, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब आईएएस तो उसको बन जाता, खराब हैंड राइटिंग वाला भी बन जाएगा, लेकिन रैंक वो वाली नहीं आएगी, कम से कम 20-30 रैंक नीचे आएगा। जो डिजर्व करता है उससे 30 रैंक नीचे, 30 रैंक पीछे आएगा, 30 रैंक। तो हैंड राइटिंग का मतलब आपको, कई लोगों की खराब है तो वो अपने आप को ऐसा ना समझे कि हम तो बिल्कुल ही बेकार है, नहीं, आईएएस हो जाओगे। और आईएएस के लायक हो 100 के आसपास तो फिर आईपीएस हो गए, तो हैंड राइटिंग खराब। तो ये है, तो इसके ये वाला भी दिमाग में से निकल गया होगा, हैंड राइटिंग वाला भूत, है ना। अब बाकी बची प्रैक्टिस। किसी ने अगर 100 टेस्ट दे दिए तो उसका आईएएस बनना तय है, तो 100 टेस्ट बहुत होता है, और हर टेस्ट में अगर उसने कुछ सीखा है, गलतियां सुधारी है, तो पक्का उसका आईएएस बनना तय है, ठीक है। क्योंकि टेस्ट में लिखने के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए, 125 तक पहुंचने के लिए अगर आप 70 पे हो, 80 पे हो, तो आप रोज मेहनत करोगे। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, सोशल वाला आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमने आपको 3 नंबर दिया 10 में से, तो आप कहोगे कि 6 कैसे आएंगे, तो फिर 6 लेने के लिए आप रटाई करोगे, और वहीं से प्रीलिम्स का कोई न कोई क्वेश्चन बैठ जाएगा, तो प्रीलिम्स अपने आप निकल जाएगा। तो अलग से प्रीलिम्स की तैयारी नहीं होती, आप मेंस में 6 नंबर लाने की कोशिश करो 10 में से, प्रीलिम्स निकल जाएगा। क्योंकि प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है वो मेंस का आंसर भी है, उसके एक्सप्लेनेशन पढ़े कभी आपने? प्रीलिम्स के टेस्ट देते हो तो एक्सप्लेनेशन देखते हो ना, तो एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन 100-150 शब्दों में होता है, तो वो आंसर ही होता है मेंस का। और इंटरव्यू में 2-3 मिनट तक बोलने का मैटर होता है, तो वो इंटरव्यू भी है। तो प्रीलिम्स मेंस भी है और प्रीलिम्स इंटरव्यू भी है। तो जब आप मेंस और इंटरव्यू तैयार कर लोगे तो प्रीलिम्स अपने आप निकल जाएगा। और अलग से तिकड़म भिड़ाई और जैसे तैसे तुक्का उक्का लगा के और जुगाड़ के तरीके से यदि प्रीलिम्स क्रॉस किया तो मेंस इंटरव्यू कभी नहीं निकलेगा। तो ऐसी फौज होती है हर साल, 15 गुना लोग लेते हैं ना, तो 15 गुना लोग लेते हैं, तो उसमें से 10 गुना लोग जो होते हैं वो ऐसी फौज होती है जो सिर्फ प्रीलिम्स के लायक है। मेंस का कोई लक्षण ही नहीं है उनके अंदर, ज्यादा नहीं। वो प्रीलिम्स के महारथी हो जाते हैं। हैंड राइटिंग खराब, लिखना आता नहीं, लिखने में गुस्सा आता है, बहुत मेहनत सा लगता है उसको, प्रेजेंटेशन पावर नहीं है, अच्छे से खोल के चीजों को बता नहीं सकते, टू द पॉइंट अप्रोच में नहीं लिख पाते, फ्लो चार्ट नहीं बना पाते, प्रयोगवादी नहीं है, तो एक्सपेरिमेंट करना भी आना चाहिए लिखने में। तो वो सब चीजें दिखती है, फिर उससे मार्क्स मिलते हैं।
तो जो लोग ये नहीं करते वो फिर प्रीलिम्स के एक्सपर्ट बन के रह जाते हैं। तो हर साल प्रीलिम्स निकाले ढेरों लोग, भोपाल में मैं 10 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने 6 अटेम्प्ट में 6 ही बार प्रीलिम्स निकाला, लेकिन मेंस एक भी बार नहीं निकला उनका। एक दो बच्चे ऐसे हैं जिनका 1-2 बार इंटरव्यू भी दिया लेकिन निकले नहीं। तो ऐसे ढेरों बच्चे हैं। तो प्रीलिम्स निकालने मात्र से कुछ नहीं होता। प्रीलिम्स तो भोपाल में 300 लोग निकालते हैं। यहाँ का सक्सेस रेट मेंस का सबसे कम है भोपाल का। यहाँ 15-20 से ज्यादा लोग मेन इंटरव्यू में नहीं पहुंचते 300 में से। 300 लोग मेंस देते हैं, उसमें से 20 लोग ही इंटरव्यू में पहुंचते हैं। बहुत बुरा रेट है। 20 बल्कि 15 ही मान के चलो, और 15 लोग देते होंगे तो फाइनल सिलेक्शन केवल 5 के ही होते हैं, ये 3 के होते हैं, 3 या 5, बहुत कम होता है। हमारे टाइम पे तो हम लोग 98 में तो हम 3 थे, वो तो एक तो छत्तीसगढ़ चले गए, एक अभी IAS है। हम 3 लोगों ने इंटरव्यू दिया था 99 पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी था उसमें। कोरबा की SDM थी एक, और एक मैं था, और एक अभी IAS है। 3 है, 3 लोगों ने इंटरव्यू बहुत बुरी हालत। मध्य प्रदेश का परफॉर्मेंस बहुत पुअर है, बहुत पुअर परफॉर्मेंस। उसका कारण यही है कि हम लोग किसी भी चीज में कंप्लीट नहीं है, अच्छे से तैयारी नहीं करते, और स्टेट सर्विस हमको सपोर्ट नहीं करती। उन लोगों की स्टेट सर्विस थोड़ी सी और अच्छी थी तो वो UPSC बहुत अच्छे से कर लेते थे। हमारे यहाँ की स्टेट सर्विस बहुत ही डाउन थी, तो जो स्टेट सर्विस की तैयारी करते थे वो इधर नहीं आते थे। क्या, वो एक अलग विषय है, लेकिन आप लोग करिए, ठीक है। तो आज 2-3 चीजें आपने सीखी है। एक तो 10 पॉइंट्स बनाना है, पॉइंट्स मैंने आज के दे दिए हैं। अब मैं कल जो दूंगा वो पूरे सप्ताह का दूंगा, पूरे वीक का होमवर्क दूंगा। अच्छा खासा होमवर्क होगा, और वो होमवर्क होगा पूरा पोस्ट मोरियन तक, ठीक है। पोस्ट मोरियन तक का होमवर्क होगा कल जो मैं बताऊंगा। यानी फिर अगले वीक जब हम आएंगे तब गुप्ता से शुरू करेंगे, ठीक है, गुप्ता पीरियड्स। तो पोस्ट मोरियन तक का आप लोग थोड़ा सा आउटलाइन पढ़ के आइए। तो मैं जितने भी इन्वेडर्स रहे हैं उस समय के, जो लोकल एम्परर्स थे, डायनेस्टीज थी उस समय की, उन सब के नाम देखिए। फाउंडर्स कौन थे उनके नाम देखिए। डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन थे उनको देखिए। उस समय के हमको सबसे ज्यादा पिलर एडिक्ट्स, रॉक एडिक्ट्स बहुत मिलते हैं, तो खास करके अशोका। तो कल जो हमारी बातचीत होगी उसमें अशोका इंपॉर्टेंट रहेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा कनिष्क और गौतमीपुत्र सातकर्णी, और जितने भी इन्वेडर्स हैं उनकी सबकी सूची बनाइए, उनका क्या प्रभाव भारत पे पड़ा है ना। ग्रीक इम्पैक्ट, ग्रीक रोमन हेलेनिस्टिक इम्पैक्ट ऑन इंडिया, इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटी, ये करेंगे हम लोग। इसके अलावा ये सब चीजें कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज आपका होमवर्क जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन और ये वाली चीजें, तो ये करके बताइए जरा 10 पॉइंट्स कैसे बनाए आपने, ठीक है, मुझे दिखाइए, तो फिर बात करते हैं, कल बात करते हैं। हाँ, ऐसे मैंने हमारे यहाँ पे भी दिया है। एनर्जी ट्रांजिशन वाला दे दिया है क्या? हाँ, पिछली बार एनर्जी ट्रांजिशन दिया, तो इस बार क्या दिया? मैंने क्या दिया ऐसे? हाँ, रिलेवेंस ऑफ नॉन वायलेंस इन मॉडर्न एरा, या इन रिसेंट, इसमें कंटेम्प्रेरी एरा में, वर्तमान समय में अहिंसा की प्रासंगिकता, रिलेवेंस ऑफ नॉन वायलेंस, वर्तमान समय में अहिंसा की प्रासंगिकता। क्योंकि यूक्रेन और आपने देखा कि रशिया का जो वॉर चल रहा है, इसमें एक और टेबू खत्म हुआ। हमने बताया पहले एक टेबू था कि लोग बात नहीं कर पाते थे परमाणु बम की। परमाणु बम की बात करना मतलब आप नॉन सिविलाइजेशन वहां चले गए हो, है ना, सिविलाइजेशन से पहले वाली बात कर रहे हो। और अब खुलेआम चर्चा होने लगी और चैलेंज किया जा रहा है कि हम तुम्हारे ऊपर परमाणु बम फेंक देंगे, है ना।
और मोदी ने भी कहा था अपने लेक्चर में कि भाषण में कहा था कि चला सकते हैं। तो ये जो गैर जिम्मेदाराना बातें जो आई ऐसी इस टाइप की, उसका नतीजा हुआ कि पूरी दुनिया में जो है एक नया टेंशन तैयार हुआ है, क्योंकि ये लेवल कोई करता नहीं था, ऐसा कोई बोलता नहीं था पहले। पिछले 20 सालों में डिसआर्मामेंट हुआ है, तमाम ट्रीटीज हुई हैं, इसके ऊपर बहुत सारे चीजें हुई हैं कि हम अपने परमाणु हथियारों को नष्ट करेंगे। ऐसे तो कोई भी आदमी बोल दे, देखिए मनुष्य जो है वो सोशल एनिमल बोला है हमने, तो हम बेसिकली एनिमल है। तो कल से देखा जाए तो आप टाइगर जैसे किसी को खा जाता है, उसका खून पी जाता है, तो ऐसे आप थोड़ी बोलते हो कि मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा या तुमको खा जाऊंगा या तुमको काट खाऊंगा, तो जानवर जैसी बात है। तो आप इंसान बने हो, आपने एक सिविलाइज सोसाइटी बनाई, सिविलाइजेशन लेके आए हो, और इसमें बरसों लगे। तो हजारों सालों में जाकर के आप इस स्थिति में पहुंचे हो कि क्या बात करना है, किस लेवल पे बात करना है, किस टोन में बात करना है। असमानता सबको पता है, डाइवर्सिटी सबको पता है। हिंदू और मुसलमान एक नहीं हो सकते, सबको पता है। मुसलमान नमाज पढ़ेगा, हिंदू मंदिर में घंटा बजाएगा, ये पक्का है। और दोनों एक दूसरे के यहाँ जाकर के ऐसा नहीं करेंगे, कंफर्म है। लेकिन ये बात उठाना, इसलिए तो नुपुर शर्मा को डांट पड़ी ना कल सुप्रीम कोर्ट से, भाई ये इसको उठाने का कोई तुक ही नहीं है, आप ऐसे ही बोल दो। अब जैसे कोई अपाहिज है, दिव्यांग है और उसका पाँव नहीं है, उसको जाके बोलते हैं पाँव नहीं है और जोर जोर से हंसो, तो ये कोई अच्छी बात है क्या? उसके पाँव नहीं है मतलब सब लोग जानते हैं, इसलिए तो मोदी जी ने उसका नाम दिव्यांग रखा है, ताकि उसको इन्फीरियरिटी ना हो। विकलांग शब्द जो है वो थोड़ा सा निगेटिव था, तो उसको थोड़ा अच्छा भाव देने के लिए कि दिव्यांग बोलो उसको। तो ये सभ्यता है कि आप किसी आदमी को दोनों आंखें नहीं है, एक आंख नहीं है, तो आप उसको काना बोलोगे, या वो तुम अंधे हो, तुम कर ही क्या सकते हो। महाभारत हो गया था, आपने देखा था। तो द्रौपदी के लिए कहा जाता है ना, एक कहा जाता है कि द्रौपदी ने कहा था कि अंधे के बच्चे अंधे होते हैं, और अब ऐसा तो है नहीं कि द्रौपदी ने कुछ गलत कहा हो, बात तो सही थी। धृतराष्ट्र अंधा था, यानी उनका बाप अंधा था। अब किसी का बाप अंधा है और उसको बोल दो तुम्हारा बाप अंधा है, तो उसमें गलत क्या? लेकिन ऐसा बोलोगे तो आपका सर फोड़ देगा। तो बात समझ में आई ना। तो दरअसल क्या होता है कि सभ्यता का मतलब यही होता है कि तमीज, अनुशासन, एक डिग्निटी, गरिमा, वो गरिमा मेंटेन करनी पड़ती है आपको। उसको इंसान कहते हैं, उसको मानव समाज कहा जाता है, ह्यूमन सोसाइटी कहते हैं। उसके लिए फिर कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके लिए रूल ऑफ लॉ है। आपकी लैंग्वेज आपका कौन तय करेंगे? ये तय करेंगे। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल होना पड़ेगा, आपको लीगल होना पड़ेगा, आपको रूल ऑफ लॉ के तहत चलना पड़ेगा, आपको सामाजिक होना पड़ेगा, आप एजुकेटेड होगे, आप सिविलाइज कहलाओगे। ये शर्तें हैं। किसी का दिमाग खराब है, पागल खाना है। ज्यादा गड़बड़ है, कानून तोड़ रहे हो, जेल है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बार बार दुनिया में आते हो, गड़बड़ करते हो, या बिल्कुल रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, फांसी है। दरअसल ये सभ्य लोगों के लिए है। सोसाइटी जो है वो सभ्य लोगों के लिए, उसको वो मेंटेन करेंगे, क्योंकि यहाँ सब लोग रहते हैं, सबके बच्चे रहते हैं, बहुत सारे निर्दोष लोग रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग, इसलिए आतंकवादियों को सीधा फांसी पे चढ़ाते हैं। अभी जो एक हरकत हुई है, तो ऐसे लोगों के लिए सीधी फांसी वाली बात आती है। क्यों आती है? क्योंकि बहुत सारे अबोध लोग हैं। अब तुम तो धारदार हथियार लेके चलो, किसी का भी गर्दन काट दो भाई, तो ऐसे तो फिर तो बहुत सारे बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं मोहल्ले में। बहुत सारे निर्दोष होते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो मुकाबला ही नहीं कर सकते, है ना। आप अगर उसको पकड़ लो, एक आदमी गला रेत के चला, 2 आदमी की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे इतने कमजोर लोग हैं। ये भी आदमी जो अभी मरा है, उदयपुर वाला, बहुत ही दुबला पतला सा दिख रहा था, मुझे नहीं लगता 2 आदमी की जरूरत थी उसके लिए। उसको तो एक आदमी मार सकता था, क्योंकि बहुत ही कमजोर था, वो तो कुपोषित सा लग रहा था बेचारा। अब उसके लिए आप 2 आदमी आए और उस पर अपनी बहादुरी दिखा रहे हो और ये सब कर रहे हो, तो ये तो सब फालतू बातें हैं। दरअसल ये सब समाज, सोसाइटी ऐसे लोगों के लिए रहने के लिए नहीं, उनके रहने के लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ सिस्टम दिया हुआ है, आप नाराज हो, आपकी भावनाएं आहत हुई, तो शिकायत करने का, FIR कराने का एक सिस्टम है। पुलिस में जाओ, उस आदमी की शिकायत दर्ज कराओ कि ये हमारी भावनाओं को आहत कर रहा है। कानून के तहत उनको लगेगा कि ये गलत है, तो सुनवाई होगी, सामने वाले को सजा होगी, पुलिस पकड़ेगी, जेल भेजेगी, वो ठीक होके आएगा। फिर भी ठीक होके नहीं आता, दोबारा कानून तोड़ता तो फिर जेल जाएगा।
ये सिस्टम है। आप कोई जंगल का कानून नहीं लगा सकते, ये बिल्कुल ऑब्वियस सिस्टम। तो इसलिए ये जो मैंने निबंध लिखवाया कि रिलेवेंस ऑफ नॉन वायलेंस, अभी बहुत ज्यादा है, नॉन वायलेंस का रिलेवेंस बहुत बढ़ गया है, गांधी की जरूरत बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए नाथुराम गोडसे को आप वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। ऐसे तो फिर गली गली में खून बहेगा, न जाने कितने लोग मरे पड़े होंगे। कई सारे बुजुर्ग आपको पसंद नहीं आएंगे क्योंकि बहुत चिड़चिड़ करते हैं, तो सबको निपटा दो फिर तो बहुत सारे बुजुर्ग हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग है, बड़ा चुटकुला सा एक घटना है। हरिद्वार गए हम लोग, तो हमारे आश्रम में जो है काफी लोग आते हैं, वहां पर भीड़ होती है, तो गर्मी के दिनों में काफी भीड़ हो जाती है शांति कुंज में। तो हमारे एक बुजुर्ग थे, करीब 80 साल के थे, और मेरे साथ ही गए थे, ट्रेन में हम लोग साथ गए और फिर रुके वहां। तो दरअसल एक बाबा जो थे, उनके बरामदे में हम लोगों को जगह मिली थी, कॉरिडोर था, तो उसमें रुकने को मिला। तो जो कमरा जिसका था, जिसके कमरे के बाहर हम लोग सोते थे, वो कमरा किसी को, वहां पर कोई परमानेंट रहते थे, बुजुर्ग थे, वो भी 70-80 साल के थे, 80 साल के थे, तो काफी चिड़चिड़े थे। तो जब भी आते जाते हम सोते रहते थे, तो हमको लात मारते थे कि यहाँ सो गए, और कुछ ना कुछ बोलते थे, चिढ़ते बहुत थे, क्योंकि भीड़ बहुत थी, तो सबकी मजबूरी थी, कोई कहीं कहीं तो सोएगा। तो और वो सुबह 3 बजे जब उठते थे, तो उसके बाद वो तार लगा हुआ था, उसके ऊपर ही अपने कपड़े सुखाते थे। तो जैसे ही सुबह वो 3 बजे नहा के आए और उन्होंने वहां कपड़े सुखाए, ये सब किया, तो दूसरे दिन जो है मैंने कपड़े सुखाए, तो पहले सुखा दिए, मैं थोड़ा पहले नहा लिया था, तो मैंने पहले सुखा दिया, तो उन्होंने नीचे फेंक दिए, वो 3rd फ्लोर से नीचे रोड पे, और अपने सुखा दिए। हमने कहा ये तो बड़ा पंगा। तो हमारे जो बाबूजी थे 80 साल वाले, वो बड़े खतरनाक थे, बहुत जबरदस्त लड़ाकू थे, और वो भी बहुत लड़ाकू था। तो हमने वो एक रास्ता निकाला, वो लोहा लोहे को काटता है वाला तो वो बाबूजी जब नहाया सुबह 3 बजे, तो मैंने कहा बाबूजी लाइए कपड़े मैं सुखा देता हूँ उन्होंने दे दिए मुझे, मैंने कहा, और उसी जगह पे उनके सुखा दिए। तो वो बुढ़े बाबा है, और उन्होंने उनके उठा के नीचे फेंक दिए। तो फिर दृश्य देखने लायक था तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया हमने उसको, और वो उसके बाद वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो गई, ठीक है ना। वो बिल्कुल सुधर गया हुआ, क्योंकि वो भी बहुत तेज थे, वो भी तेज थे। तो ये मैंने बताया कि ऐसे बहुत सारे किसके हुए लोग हैं। फिर तो आप गांधी को उसको बोले ये तो बिल्कुल नाथुराम गोडसे बन जाओ, फिर उससे दुनिया नहीं चलेगी, सब जेल में होंगे और सबको फांसी हो रही होगी। तो फांसी देने वाले कौन, फिर लेने वाले कौन, फिर बहुत झंझट है। दरअसल ऐसे तो दुनिया नहीं चल सकती ना, आंख के बदले आंख, और तो फिर तो पूरे दुनिया में सब एक आंख वाले होंगे, या बहुत सारे जिनकी दोनों आंखें चली गई, तो खून के बदले खून और आंख के बदले आंख, और ऐसी तो फिर तो जिंदा बिना सही सलामत आंख वाला होगा कौन, फिर कोई भी नहीं होगा। तो ऐसे दुनिया नहीं चलती। इसलिए नॉन वायलेंस का रिलेवेंस हमेशा रहेगा, शांति और अहिंसा, ठीक है। शांति और अहिंसा की बात हमेशा रहेगी, और खास करके जब जब टेररिज्म उभरेगा तब तो ज्यादा रहेगी, ठीक है ना। तो ये जो घटनाएं चल रही है उस रेफरेंस में भी, रशिया यूक्रेन चल रहा है उस रेफरेंस में भी, दुनिया भर में अब डिसआर्मामेंट तो बहुत पीछे की बात हो गई। 25-30 साल पहले हम लोगों ने सबने पहल की थी कि परमाणु हथियार खत्म करेंगे और सब लोग शांति से रहेंगे, सब डिक्लेयर करेगा कि तुम्हारे पास कितने परमाणु हथियार है, गैर जिम्मेदार लोगों के हाथ में नहीं पड़ने चाहिए। यानी कि दुश्मन के घर में तलवार रखी हुई है और उनके घर में एक सिरफिरा लड़का है, तो आप दुश्मन से भी बात कर रहे हो कि देखो अपनी दुश्मनी है एक, लेकिन तुम्हारा जो लड़का है उसके हाथ में वो तलवार ना आ जाए किसी दिन, नहीं तो वो तो आके सीधा हमारे घर परिवार में किसी को काट जाएगा। और हमारे पास भी तलवार रखी है, हमारे यहाँ पे भी 1-2 सिरफिरे, हम भी ख्याल रखेंगे उनका कि उनके हाथ में वो तलवार ना पड़ जाए। तो हमने उनको बताया नहीं कि कहाँ छुपा के रखिए, तुम भी अपने यहाँ से छुपा लो, और उन 2 को पता न चलने दो। तुम्हारे घर का भी एक आदमी हमको बड़ा गड़बड़ लगता है, बार बार मारने काटने की बात करता है, ऐसा ना हो तलवार तुम उसको पकड़ा दो। तो ये दुश्मन से भी ये बोल के रखना 30 साल पहले हमने शुरू किया था
दुश्मन से भी बोल के रखना है कि तुमने जो हमको मारने के लिए हथियार बनाया है वो अपने पागल आदमी को हाथ मत पड़ने देना। हमारी जब तमीज से लड़ाई होगी और जब होगी तब देखेंगे। तो ये अकल वालों का काम है हथियार चलाना, पागलों का नहीं। अब बताओ कितनी समझदारी भरी बात थी 30 साल पहले, और यहाँ खुलेआम हो गए हम तुमको मार दें, तलवार पड़ी अभी लेके आएंगे। समझदार आदमी ये बात कर रहा है, मतलब तो अब तो काम ही खत्म हो गया। तो आप 30 साल पहले पहुंच गए, तो बड़ी मुश्किल से तो सुधारा था, जंगलों से गुफाओं से निकल करके आए। जानवर तो हम हैं ही है ना, सब लोग इंसान बने भाई। तो बड़ी मुश्किल से सोसाइटी को बना के रखा जा रहा है, तो इसको तमीज से ही रहने दो। इसलिए नॉन वायलेंस लिखना। अब समझ में आया होगा क्या बोल रहा हूँ? हाँ, ऐसा नहीं बकरा ईद पे चले जाओ। नॉन वायलेंस का एकमात्र मतलब नहीं है, वो भी है एक मतलब, लेकिन वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और वहां तक अहिंसा और खाने पीने तक वो बकरी तो सभी खाते हैं, हिंदू भी खाते हैं, ठीक है ना। वो सुअर और गाय में पंगा होता है, बाकी बकरी तो सभी खाते हैं। बस वो बकरा ईद को खाते हैं, दूसरे दिन खाते हैं। ये नवरात्रि को छोड़ के बाकी दिनों में खा जाता है आदमी, तो वो कोई मसला नहीं है उतना। तो इसका मतलब केवल मांसाहार से अहिंसा का संबंध नहीं है। कई लोग केवल पूरा जो निबंध होता है 1000 शब्दों का, वो मांसाहार के सिवाय वो कुछ सोचता नहीं है। दरअसल इसके बहुत सारे डायमेंशन है, बहुत डायमेंशन है, ठीक है। साहित्य में हिंसा होती है, हिंसक साहित्य होता है। कई बार किताब जो है वो आग लगा देती है। नूपुर शर्मा के एक बयान ने आग लगा दी, है ना, तो हिल जाते हैं ना। किसी की श्रद्धा है और श्रद्धा को यदि आप दगाओगे या उसको गाली दोगे, हिल जाएगा। बोले नहीं इनके साहित्य में लिखा हुआ है, तो भी मान लीजिए किसी की बुआ जो है, पिता की बहन जो है, वो किसी के साथ भाग गई थी, ठीक है, ये बात सत्य है और अखबार में भी आया था, ये कोई झूठी बात नहीं है। लेकिन ये बात जो है आप अखबार की वो कटिंग लेकर के या ऐसे ही बोल दो कि तुम्हारी बुआ जो है वो भाग गई थी, तुम्हारे पिताजी की बहन वो किसी के साथ भाग गई थी, ऐसा वहां खड़े को वो आगे पिटाई करेगा। बात ये बोले नहीं ये बात तो सही है ना, गलत कहा है, नहीं बात तो सही है। बोले अखबार में भी आया था, हम दिखा सकते हैं अखबार में आया था कि वो भाग गई। बात वो नहीं, लेकिन तुम क्यों कहोगे यार? तुम कहोगे क्यों? उस चीज को कहना नहीं है, बात सही बात को भी नहीं कहना, ठीक है। तो पिटाई तो होगी, फिर दिक्कत होगी, फिर आप कहोगे कि ये है। तो ऐसी कोई भी चीज शुरू नहीं करना, ऐसी कोई भी चीज नहीं करना, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है। चलिए, तो ओम द्यौ शांति अंतर